नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर धरातल पर तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के सांसद सतीश पूनिया ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। तो वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नगर निकायों में को लेकर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव समन्वयक उतारे हैं। आखिर निकायों में धरातल पर कौन कितना मजबूत और किसकी कैसी तैयारी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां तेज। निकाय चुनाव पर सतीश पूनिया का जीत का दावा। सतीश पूनिया बोले, चुनाव में बीजेपी का लहराएगा परचम। अच्छे तरीके से संयोजित किया, इसलिए शहरों की सरकार भी बीजेपी की बनेगी, आगे चुनाव होंगे तो गांव की भी बीजेपी की। कांग्रेस का बड़ा कदम, मैदान में उतारे 200 समन्वय। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस के समन्वयकों की नियुक्ति। जयपुर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 150 वार्डों के लिए शुरू की तैयारी। लोग बाग खिचड़ी बहुत पका रहे हैं, उस खिचड़ियों को मैं दूर करना चाहता हूं। आज की डेट में हर आदमी सिर्फ पार्षद का चुनाव लड़ेगा। किसी के गलतफहमी हो दिमाग से, वो निकाल दे। पहले पार्षद ही लड़ेगा, पार्षद से जो पार्षद कहेंगे उसका फिर इलेक्शन होगा। निकायों का रण जारी, तैयारियां भारी। तो आखिर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां किसकी क्या और धरातल पर कौन किस पर भारी है? क्या मुद्दे इन निकाय चुनाव में रहने वाले हैं? क्या छोटे छोटे मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली और इनसे इतर आपके इलाके का स्कूल और आपके इलाके के अस्पतालें भी क्या चुनावी चर्चाओं में हैं? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तो मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं यशवर्धन सिंह जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में राजेश बुनकर जुड़ चुके हैं, आरएलपी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो यशवर्धन जी, आज आपसे शुरू करते हैं कि भाई ये हर विधानसभा में, सभी 200 विधानसभाओं में समन्वयक जो कोऑर्डिनेटर्स उतारे गए हैं, इसके मायने क्या हैं और कैसी तैयारियां हैं कांग्रेस की? एक साल से इंतजार कर रही थी और सत्ताधारी पार्टी इस चुनाव से भाग रही थी, तो हम तो स्वागत करते हैं कम से कम वो मैदान के क्षेत्र में आए तो सही, क्योंकि इस क्षेत्र में आने के लिए उनको कोर्ट की बार बार फटकार पड़ी, तब जाकर वो राजी हुए। और ये तो संवैधानिक व्यवस्था थी, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हो सकता है चुनाव ही नहीं करवाते। इसलिए हम तो रण में उनका स्वागत करते हैं। हम पूरी तरह चाक चौबंद तैयार हैं। कांग्रेस ने अपने 200 कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं, वो 27 तारीख तक हमें रिपोर्ट दे देंगे। और इससे पहले भी ऑनलाइन हमने आवेदन लिए हैं और बड़े भारी उत्साह है, यानी एक एक सीट पर बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, जो दिखाते हैं कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में प्रत्याशी और जनता दोनों साथ खड़े हैं। अगर आप सारे शहरों की देखेंगे स्थिति, तो आप पाएंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ साथ पूरी जनता इस बार चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। इसलिए बीजेपी पिछले एक साल से इस चुनाव से भाग रही थी और हम स्वागत करते हैं। और सभी प्रत्याशियों को, जो भी हमारे बनेंगे, उनको हम पहले से शुभकामनाएं देते हैं कि वो चुनाव में जीतें और हमारे ज्यादा से ज्यादा जगह वोट बने। जी, मनीष पारिक जी भी जुड़ चुके हैं। पारिक साहब, स्वागत है आपका भी। लेकिन यशवर्धन जी आज बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता बीजेपी के खिलाफ इन निकाय चुनाव में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के बजाय पूरी जनता ने मोर्चा संभाल रखा और धरातल पर इसीलिए वो मजबूत हैं। चाहे सतीश पूनिया कह दें कि इस बार जो है परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। बड़ी बात यही है, आप समझते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के हाल ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन है उसमें भाजपा की नकल करनी पड़ रही है। सब बूथों पर बीजेपी की बूथ समिति है, सब शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की टीम है, बीजेपी के पन्ना प्रमुख बने हैं। इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की नकल करने की कोशिश करी है। लेकिन हालत यह है कि पूरी जो चुनाव समिति है वो भी तैयार नहीं है। बीजेपी ने संभाग वाइज टीम बनाई तो इन्होंने संभाग वाइज टीम बनाई, बीजेपी
जिला वाइज टीम बनाई तो इन्होंने बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव की प्रबंध समिति बनाते हैं वो ये नहीं बना पाए, क्योंकि अब वो तो फॉलो करना है। अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है 52,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के सेटअप है। अदरवाइज आप समझिए कि गांव गांव में पहले कहते थे कि बीजेपी गांव की पार्टी नहीं है, गांव में बीजेपी का बहुमत है। पहले कहते थे कि ये बीजेपी शहरों में है, लेकिन वहां पे हमारी अल्पसंख्यक जनसंख्या है, उसके कारण हम आगे हैं। इन्होंने दोनों बातों में अपनी बात कहने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली आप समझते हैं कि बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के आगे कांग्रेस के क्या हालात है। तो ये कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने पूछा था पहले, ये सब्जेक्ट टोटे पड़े इनके सामने मुद्दों के। पहले कहते थे हम ये सरकार के आता हूं, मैं मुद्दों पर आता हूं जी, मुद्दों पर आता हूं। राजेश बुनकर साहब भी हैं आरएलपी की तरफ से आज हमारे साथ में। बुनकर साहब, कांग्रेस बीजेपी की तो धरातल पर तैयारियां दिख रही हैं, क्या आपकी पार्टी की आरएलपी की तैयारियां भी है धरातल पर? जी बिल्कुल, धरातल पर तैयारियां हैं और काफी वर्षों से, जब से हनुमान बेनीवाल जी देख लिए आप, चाहे छात्र राजनीति रही हो, चाहे राजस्थान में जब हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब हमने गठन किया, बनाया, तो राजस्थान में देख लो आप, हर एक क्षेत्र में हम तो तैयारी के साथ ही है, धरातल पर काम करते हैं, लैंड वर्क हम काम करते हैं। तो हमारी तैयारियां हैं और हम जिला परिषद के भी चुनाव लड़ेंगे, नगर निकाय के भी और पंचायती राज के लिए भी हैं, और विधानसभा के लिए भी पूरी तरीके से हमारी टीम तैयार है। मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। तो नेताजी की राजधानी कही जाती थी, वो तो हाथ से चली गई है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैसे आप मुकाबला करेंगे बीजेपी कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस से जब हमारी बात हो तो कांग्रेस की तो खुद 5,000 के लगभग वोट आए थे नागौर में। तो ये तो क्या गठबंधन की सरकारें रही है कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ लेती है साहब। तीसरा फ्रंट है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में इतना मतलब पैसा नहीं है, इतना कहते हैं ना कि हमारे पास सिर्फ लोगों की भावनाएं हैं, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और लोगों की आस्था है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति। तीसरे फ्रंट में आपके साथ कौन है? इनके पास तो सब कुछ है, ये तो खरीद भी लेते हैं, बेच भी लेते हैं। तो हमारा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इतना सा है कि हम जनहित के मुद्दों नहीं, ये तीसरे मोर्चे में आपके साथ कौन है? असदुद्दीन ओवैसी भी हैं क्या नगर निगम के चुनाव में? वो सर आप वो सर अभी आपने देखा होगा, नारायण बेनीवाल जी ने भी दिया था जी। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। और ओवैसी जी साहब की बात कहूं तो अभी थोड़े दिन पहले भाई साहब का, बेनीवाल जी का जो आया था, वो भी आपने देखा है। तो एक तीसरा फ्रंट कुल मिलाकर के लोग बाग आपस में निकाय में आप, मेरा ये सवाल है कि निकायों के अंदर आप किसी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, या तीसरा मोर्चे में कौन है जिनके साथ आप गठबंधन में लड़ेंगे, या अकेले आरएलपी लड़ेगी निकाय? अभी तो अकेले आरएलपी अपना दमखम दिखा रही है जी। ये तो भाई साहब का ट्वीट आएगा, हनुमान बेनीवाल जी का ट्वीट आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ट्वीट से चलते हो आप, कोई आधिकारिक तौर पर चर्चा होती है? सुप्रीमो का जो आदेश रहेगा उसी से चलेंगे सर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर एक व्यक्ति। पारिक साहब कुछ कहना, एक टिप्पणी में यशवर्धन जी पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं। ये तो क्या हो गया, मतलब आपके सहयोगी हैं साथ के, वो भी निकायों में आपके खिलाफ हैं? नहीं, आरएलपी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सहयोगी रह चुके हैं। तो अभी तो आपके है ना मौजूदा दौर में? नहीं, हम तो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि नहीं मानते, ये तो ट्वीट से ही पता लगेगा कि इनकी ट्वीट पर क्या आता है। तो मतलब ट्वीट से खेल कर देंगे ये? और अगर इनके साथ असदुद्दीन ओवैसी जुड़े तो आपके लिए टेंशन हो जाएगी, आपका कोर वोट बैंक जो है वो, उसका क्या होगा फिर? चलिए, अभी तो ट्वीट आने दीजिए, हर 24 घंटे में एक नया ट्वीट आ सकता है। हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नाते अब मुझे जिम्मेदारी से भी बात करनी पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने भी बूथ हैं, हर जगह हमारी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। और जिस तरीके से भाई सत्ताधारी पक्ष बोल लीजिए, चाहे विपक्षी पार्टी बोल लीजिए, वो हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम हर सीट 5 लाख वोटों से जीतेंगे। हुआ क्या? बाड़मेर में तीसरे नंबर पर रहे, 11 सीटें हार गए। तो इसलिए ये बोलना इनका हक बनता है, बोलना भी चाहिए, लेकिन जब धरातल पर उतरेंगे तो जनता तैयार बैठी है। जनता पानी 2-2 फीट पानी के अंदर खड़ी है, शहरों की स्थितियां खराब हो चुकी हैं और पूरा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। पारिक साहब इसका जवाब देंगे। पारिक साहब जी, ये जो स्कूलों का मैटर चल रहा है, स्कूल जगह जगह खराब है, अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल है, सड़कों पर सवाल है, ये सारे मुद्दे यशवर्धन जी कह रहे हैं कि चुनाव में आएंगे शहरी निकायों में।
जी, ये तो मैंने आपको कहा ना कि मुद्दों का टोटा है। तो ये टोटा कहाँ, इतने बड़े मुद्दे हैं? जी, मैंने आपको ये निवेदन किया, पहले कह रहे थे कि हम सरकार की विफलता पर जाएंगे, बाद में ओबीसी आयोग का ऐसा जिन्न बन गया है कि ओबीसी आयोग का विरोध करने लगे, बोले इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, चुनाव कराओ। सारी ओबीसी की जातियों ने ये देखा कि जो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ओबीसी आयोग की उनको गठन किया और उनकी बात को माना, रिपोर्ट को लिया और उसको अमल में लाया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश तो पहले ही दे दिए थे। तो सार्वजनिक तो हुई नहीं आपकी रिपोर्ट, क्या अमल में लाया? हमें क्या पता चले आपने क्या अमल किया या नहीं किया? मैंने तो कहा, उस समय इन्होंने कहा कि ओबीसी की जातियां सारी इनके खिलाफ हुई क्योंकि इन्होंने ओबीसी के रिपोर्ट को लेने को तैयार नहीं थे। इनको पता था कि ये ऐसा जिन भूत है जो हमारे लिए दिक्कत करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस बीच बात को लिखा और उनको सीरियसली हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने पूरी शिद्दत के साथ उसको लागू करने की बात की, आयोग बनाया। वो तो ठीक है, मुद्दों का क्या होगा पारिक साहब, आयोग तो बनाया, वो तो पीछे छूट गया। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात थी, उस समय विधायक वहां पे गए और उन्होंने वहां पे हाई कोर्ट में बात करी कि रिपोर्ट तो आए ना आए, आप तो चुनाव करा दो। मैंने आपको ये भी निवेदन किया कि दोनों बातें, ये जो स्कूल की बात थी वहां पर भी जो सरकार का जवाब जब होना था, जहां प्रश्नकाल होना था, जहां पे मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी इनके खिलाफ हो गई है, उसका फायदा मिलेगा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से? और मुद्दा नहीं था क्योंकि इन्होंने कोई छोड़ के भाग गए। वहां पर भी आंदोलन करेंगे, गले में पट्टी डालेंगे, धरना बैठेंगे, लेकिन जब यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं वो जी कुछ नहीं बोलते। जब प्रश्नकाल कोई बात नहीं, आपको कम समय किया आपने, अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं जनता सारी बात देख रही है। अभी ये बोलेंगे तो इनसे आप एक जगह पूछिए कि यहाँ क्या हुआ। वो जवाब दे रहे हैं, यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं आपको। हेमंत जी, आपने भी इस बात को कोट किया है कि ये टिप्पणी कोर्ट की थी कि आप बिना ओबीसी की लिस्ट के भी चुनाव करवा सकते हैं, बिना ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के भी चुनाव करवा सकते हैं। कांग्रेस ने नहीं कहा था, ये कोर्ट ने कहा था। तो ये मिस कोट कर रहे हैं जानबूझ के कांग्रेस के ऊपर, जबकि ये टिप्पणी कोर्ट की थी। ये तो आपको भी मालूम है हेमंत जी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सच्चाई के साथ में। नहीं, अब तो बात उससे आगे आ गई ना। नहीं, बात तो आगे आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टिप्पणी थी ये कोर्ट की थी, कांग्रेस की नहीं थी। हाँ, बिल्कुल गलत बयानी की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो चुनाव में जीत के दावे हैं बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन चुनाव में जब जनता वोट देती है तो पता नहीं लगता। मैं सतीश पूनिया जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत ही सौम्य लीडर है, बहुत अच्छे नेतृत्व करता है। तो कह रहे हैं पूरे राजस्थान में निकायों के अंदर जीत होगी बीजेपी की बड़ी, सतीश जी परचम लहराएगा। हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूं कि सतीश जी आमेर में खुद चुनाव लड़े, तब भी यही दावा था कि मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन होता क्या है कि चुनाव का रिजल्ट और बोलना अलग अलग बात है। मैं सतीश जी का बहुत सम्मान करता हूं और बहुत ही अच्छे लीडर है, लेकिन दावे करना और धरातल पर स्थिति दोनों अलग अलग चीज होती है। और जिस तरीके से एक साल तक जिस तरीके से एक साल तक डर बीजेपी ने निकाला है, हटाया। कोर्ट की मैं आपको निवेदन कर रहा हूं जो भ्रष्टाचार बात कर नहीं सकते क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी ने जब लेकर गए शिक्षकों के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन ने पूछा आपको के पैसे देने पड़ते, शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए, आप आए तो सही देने पड़ते। लेकिन चुनौती मिलेगी पारिक साहब आरएलपी से भी चुनौती मिलेगी आपको। ये सिर्फ कांग्रेस से चुनौती की बात नहीं है। राजेश बुनकर जी कह रहे हैं कि आरएलपी भी चुनौती देगी। मैंने आपको निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, सेवाभावी कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, इनके पास में कैंडिडेट के टोटे पड़ेंगे। हनुमान जी की तो इतनी बड़ी फौज है जो आपने देखी है, वो कह रहे हैं, बुनकर साहब कह रहे हैं एक ट्वीट के ऊपर लाख आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। जी कितने स्थानों पर पार्षद लड़ाएंगे जरा बताइए, इनसे पूछ लीजिए साहब। सब जगह प्रत्याशी लड़ा के दिखा दे दोनों पार्टियां, तो ही मैं आपको बता दूंगा। भारतीय सब जगह दोनों पार्टियों चैलेंज कर रहे हैं आप। कांग्रेस तो लड़ाएगी जी पूरी। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आरएलपी भी जो राजस्थान में 14,000 से ज्यादा पार्षद के चुनाव होंगे उनमें लगाएगी, सब जगह लड़ाएगी चुनाव में। यही चाहता हूं, इनसे बात होनी चाहिए। आप तो खुश हो, अंदर खाने खुश हो जाएं कि आरएलपी लड़ ले सब जगह पर, तो हमारा फायदा हो जाए। इसमें भी पारिक साहब आप अपना भला देख रहे हैं क्या? मैं यही तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा फायदा आप खुद ही बोल रहे हैं।
आपका फायदा नहीं है, उसमें नुकसान है सर। हाँ और बुनकर साहब जवाब मनीष दो। जी, चुनाव आ गए नजदीक, नजदीक है चुनाव। हाँ। आप जिसे ये बोल रहे हैं कि धरातल पर या हमारी गणित नहीं है, शून्य पर हम है, तो आप पिछले रिपोर्ट उठा करके देख लिए, जनहित के मुद्दों पर जब लाखों की भीड़ जब रोडों पर आती है तो आप लोगों को हमारी बात माननी पड़ती है, मजबूरी होती है। बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और राजस्थान में भी, आप लोगों की मजबूरी हो जाती है हम लोगों को देख करके। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग शून्य पर है, हम लोग शून्य से शिखर की तरफ हैं। सुनो, राजस्थान के नागरिक है, राजस्थान की जनता है, जनता देता है, ये अच्छी बात है, लेकिन जीतने की होती है वहां समझिए सांसद है सर, बीजेपी के सांसदों की गिनती नहीं होती। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लेकिन पार्टी बुनकर में साहब, हनुमान बेनीवाल को पूरे भारत में जाना जाता है। बुनकर साहब, ये अंदर खाने ये आरोप लगते हैं कांग्रेस की तरफ से भी कि हनुमान जी बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं और इसलिए पार्षद लड़ रहे हैं अलग तरीके से, या निकाय लड़ रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो, और इसीलिए बीजेपी उनकी बात मान लेती है जब भी हनुमान जी बोलते हैं। ऐसा है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, इशारों पर चलने वाले हनुमान बेनीवाल है ही नहीं। हनुमान बेनीवाल के इशारों पर चलने वाले खुद हनुमान बेनीवाल खुद डिक्लेयर करते हैं कि मुझे क्या करना है, ये लोग हमें नहीं चला सकते। हनुमान बेनीवाल तो खुद अपना वजूद लेकर के चलते हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप ये लगाते रहे कुछ भी। इनकी व्यवस्थाएं देखो ना, ये चुनाव किस पे लड़ना चाहते हैं, राजस्थान में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं सर। आपकी शिक्षा व्यवस्था देख लिए, आपके रोजगार देख लिए, आपकी ये जो सर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस वक्त रोडों पे नहीं आ रहा? आप किस चीज पर चुनाव लड़ना चाहते हैं सर? दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप आप बैठे बैठे मनीष जी का जवाब सुन लीजिए, पारिक साहब का जवाब तो सुन लो। अब बुनकर जी जवाब सुन लो। पारिक साहब बोलिए, वो कह रहे हैं किस पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? तो शिक्षा पे, रोजगार पे, हर जगह आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं लोग। अब मैंने आपको निवेदन किया, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने बोला जी ये तो इन्होंने मुद्दे बोलना शुरू किया है, अदरवाइज इनको पता नहीं था कि हमको चुनाव किस बात पे लड़ना है। ऐसे थोड़ी होता है, वो कह रहे हैं कि ट्वीट आ जाएगा हमारे और हम एक झटके में दिखा देंगे राजस्थान को। पहले क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे कैसे पता नहीं था? पता नहीं होता तो चुनाव में कैसे आते? सर मनीष, ये शिक्षा के लिए रोडों पर है, आप कहाँ पर है? आप कहाँ पर है? आपका काम क्या है सर? कर दिया रोजगार का काम है कहाँ? जो बेरोजगार आपके शिक्षा आपके देखिए ना, फैसले लगी हम उनके साथ रहेंगे। तो केंद्र से लेकर के और प्रत्येक राज्यों में आपकी स्थितियां सब लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये मनीष जी, पारिक साहब एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं। पारिक साहब, अब ये निकाय चुनाव को लेकर अभी आपने देखा होगा हमारे उधर नागौर में जारोडा के प्रिंसिपल को लेकर के बड़ा बवाल मचा, और वहां के सरपंच साहब का एक ऑडियो वीडियो दोनों वायरल हो रहा है। हनुमान जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, वो मेड़ता वाले विधायक ने ट्रांसफर करवाया था बीजेपी के लोगों ने, मैं वापस कैंसिल करवा दूंगा। हो गया। अब बताइए अब इसको कैसे माने? उन्होंने यह भी कहा शिक्षा मंत्री से मेरी बात हो गई, आपके विधायक को सेटिंग करके ट्रांसफर करवाए और हनुमान जी उसको कैंसिल करवा दें। बताओ। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब स्टंट होता है। वोटेवर जो टेलीफोन पे काम कर रहे हैं, वोटेवर जो प्रतिक्रियावादी काम कर रहे हैं, उसने ये कह दिया इससे मैं ये कह दूंगा। सरकार का काम इतना अनसीजन नहीं होता है, ये सीजन काम है, ये सीधा सीधा सेटअप की बात है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो बीजेपी का है ही, मैंने आपको बताया 52,000। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप से क्या होगा जब आपके विधायक कोई ट्रांसफर करवाए और हनुमान जी कैंसिल करवा दें, बाकी कोई नहीं करवा सके, तो फिर कैसे माने? मैं निवेदन कर सकता हूं कि ये ट्रांसफर कराने के नाम पे अगर ये सरकार बना है, अगर सरकार के लिए काम करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यशवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। यशवर्धन जी। हेमंत जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों की गति नहीं होती। तो किसी भी बड़े दल को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि केवल वही है और जो छोटा दल है उसकी कोई स्थिति नहीं है। हमने तो पूरे भारत में कई बार देखा है, दिल्ली में हमारे साथ हुआ ऐसा कि हम 3 बार से लगातार सरकार बना रहे थे, चौथी बार हमारी सीट ही नहीं आई। इसलिए किसी को भी ये भ्रम नहीं रहना चाहिए और हम तो सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि जनता के लिए काम कीजिए। तो मतलब आरएलपी सरकार बनाएगी शहर की। एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि भैरव सिंह जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे, तब तक भी बीजेपी 200 सीटों पर चुनाव लड़वाने की स्थिति में नहीं थी, कैंडिडेट नहीं थे सारी 200 सीटों पर। 2003 में मेरे ख्याल से पहली बार 200 सीटों पर आज तो है ना, आज तो है ना, वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि आज तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है सबसे मजबूत है। अभिमान नहीं होना चाहिए। पुराने जो सपनों में जी रहे हैं, आरएलपी बैठी है, उसको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है।
कोई भी सारी 2026 का है, शुभकामनाएं 23 साल सारी बाद का पार्टी को संभालना है। है। हम तो आरएलपी को भी शुभकामनाएं देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, लेकिन इतना घमंड, इतना अहम अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं लगता। बीजेपी को किस बात की शुभकामनाएं दे रहे हो? जीत की? नहीं नहीं, जीत की नहीं, बढ़िया चुनाव लीजिए, तो फिर लड़िए। किस बात की शुभकामनाएं? बढ़िया यशवर्धन चुनाव जी, लड़िए, जनता आज आप का क्या काम बोल गए कीजिए। हैं? नहीं, जनता का काम कीजिए, बढ़िया चुनाव लड़िए। हम तो रण में इनका इंतजार कर रहे हैं पिछले 1 साल पारिक से। साहब। कि आ नहीं रहे थे डर के मारे, अब कोर्ट की फटकार के मैं बाद ये आए कह रहा हूं तब आ जाइए। कह रहे कि डर के मारे आप मैदान में नहीं आ रहे थे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये क्या उनको देके जा रहे हैं? ये आरएलपी को हमारे से मुकाबला बताएंगे क्या? इनका मुकाबला तो आरएलपी के साथ है, हम तो जीत ही गए। अगर ये भी कहने वाले हैं। आरएलपी का मुकाबला किसके साथ है बुनकर साहब? सर देखिए, ये लोग हमारे मुकाबले में है ही नहीं सर इस बार। ये लोग मैं ये आपको भी एक गजब बात- बात कर दिया बुनकर साहब ने आज। सुनिए सर, मैं अपनी बात रखूंगा, हमारे मैं अपनी बात रखूंगा नहीं सर। है। वाह भाई वाह। सर इनकी स्थितियां ये है, हाँ। आज विपक्ष की भूमिका तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। आपको मैं 2 शब्दों में कहूंगा, चाहे किसानों की आवाज हो, चाहे जवानों की आवाज हो, शिक्षा के लिए हो, चाहे आप देखिए राजस्थान के हालात, लूट, हत्या, बलात्कार, हर जगह ये मान लो कि स्थितियां बिल्कुल विकट है। इन लोगों के लिए सिर्फ हम लोग है ना, जनहित के मुद्दों को लेकर के रोडों पर जाते हैं, आते हैं, लोगों का ये विश्वास है यशवर्धन राष्ट्रीय सिंह जी और लोकतांत्रिक ये पार्टी इनकी के प्रति। पार्टी क्या करती है ठीक फिर? और सर आज उम्मीद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ऐसे ही हनुमान बेनीवाल को न्याय योद्धा नहीं कहा जाता सर, इनके पास लोग नहीं आते न्याय के लिए, हमारे पास आते। ये सर्वोच्च बनकर के बैठे तो है, लेकिन और ये अन्याय प्रणाली कौन नहीं कर रहा इनके है? पास में। अन्याय कौन कर रहा है? अन्याय तो देखिए सर, ये हर चीज का, चीनी महंगी होगी तो बोले शुगर हो जाता है, ये हर चीज के फायदे गिना सर। आप देखिए पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल की स्थितियां कितनी महंगी, इसमें तो गलत लेकिन ये पेट्रोल के फायदे गिना रहे हैं। तो इनकी स्थितियां तो ऐसी है सर, इनको जनहित से कोई मतलब यशवर्धन नहीं जी, है सर। ये आरएलपी सर बार बहुत बार सारे मुद्दे हैं सर, जी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैं आता हूं, जनहित मुद्दों के पर आता हूं, पर लेकिन लड़ना चाहती यशवर्धन है। जी इस बात पर जरूर बहुत है कि विपक्ष की भूमिका आज हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं। फिर मैं पारिक साहब का भी इस पर कमेंट लूंगा। देखिए, नागौर से बाहर भी पूरा राजस्थान पड़ा है, बहुत बड़ा राजस्थान है, बहुत सारे जिले और भी हैं। तो हम तो सारे जिलों में प्रेजेंट हैं, सब जगह विपक्ष की बहुत मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। और जो जहां निभा रहा है, हम तो उनको सबको, विपक्षी जितने भी दल हैं उन सबको होना नागौर चाहिए। के बाहर भी जाते हैं हम तो हनुमान जी, आपको पता हो तो? नागौर के बाहर भी जाते हाँ, हैं। बाड़मेर तक भी जाते हैं। हाँ, नागौर से बाड़मेर भी जाते हैं। मैं कह रहा हूँ नागौर के जोधपुर भी अलावा जाते हैं। बहुत बड़ा है। हाँ, कभी कभार वो जाते हैं, लेकिन जी। जो प्रेजेंस है वो तो देखिए, विपक्ष दल तो कांग्रेस ही है। और जिस तरीके से बुनकर साहब बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम किसी तरह का अहम और वहम में नहीं है। हम तो पूरी मजबूती से नीचे तैयारी कर रहे हैं। एक एक जगह हमने कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं, सब जगह से रिपोर्ट आ रही है और कांग्रेस के पक्ष में भारी माहौल है, भारी उत्साह है। और 1 साल से जिस तरीके से बीजेपी ने आप वो कह रहे हैं आपके पास कोई मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? क्या है धरातल पर मुद्दों की स्थिति? आप तो हेमंत जी जयपुर आ जाइए, अपन चलते हैं। किसी मैं भी तो सड़क जयपुर पर आता ही रहता हूँ जी। हाँ, तो इस बार चुनाव से पहले एक बार आ जाइए, जी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुद्दा क्या है। आप तो वैशाली आ जाइए, सांगानेर चले जाइए, परकोटे में चले जाइए, सब जगह पूरा शहर उधड़ा हुआ पड़ा है। यानी थोड़ी बरसात हो जाए 2-2 फीट पानी तो बीजेपी को माना जाता है कि भाई शहर में बीजेपी मजबूत होती है, लेकिन पारिक साहब वो कह रहे हैं कि सारे शहरों के हाल खराब हो गए। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बारिश में अभी कह रहे हैं दिवाली पे सारी सड़कें चमाचम होएगी, और बड़ी बात यही है कि हमेशा से होता है कि पानी का और बात की तस्दीक कर रहे हैं है, कुछ उधड़ती है, उसके बाद में दिवाली पे रौनक आ जाती है, सब अपने दुकानों को, मकानों को सजाते हैं, सड़क की ओर कोई नहीं देखता। अल्टीमेटली ये भी अल्टीमेटली जानते हैं, जैसे आपको कह रहे हैं जयपुर का आप जनता दिवाला निकाल देगी। आप दिवाली पे आते तो आप सड़क की ओर देखेंगे, उस समय आपको सड़कें चमचमाती मिलेगी। दिवाली से पहले भी अगर गड्ढे में पैर गिरता है तो प्रॉब्लम आती है ना पारिक साहब। कोई दिवाली पर ही एक बार आदमी सही चलना थोड़ी चाहता है, पूरे साल भर वो अच्छा चलना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश के दिनों में जो सड़कें उधड़ती है, हाँ। डामर होते हैं, उनकी मरम्मत बारिश जाते ही हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में सब जगह पे टेंडर हो जाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि 500 करोड़ की सड़कें बन गई है और पूरे राजस्थान में चमाचम हो जाएगा। अल्टीमेटली जिस जगह की बात कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ ये बात सब जगह पर, लेकिन धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें जहाँ पे बनी हुई है ये वहां जानते ही नहीं। अच्छा बुनकर साहब वाकई जो पारिक साहब करें ठीक बात है सर। पारिक साहब मैं कह रहा हूँ ना, ये हर चीज में फायदे गिनाएंगे सर। आपका आपका पैर अगर बारिश के अंदर अगर गीला हो गया ना, तो ये अक्टूबर नवंबर में जब दीपावली आएगी तो ठीक हो जाएगा सर। कैसी बातें करते हैं सर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन्हीं के लिए विपक्ष में बैठी है
सर आप फायदे मत गिनाओ सर, आप अपने काम गिनाओ सर। बारिश के अंदर अभी वर्तमान में मैं जयपुर में शहर में ही बैठा हूँ सर, एमआई रोड पर हूँ मैं सर, जालूपुरा हूँ। स्थितियां आकर के देखिए सर, आप कमरे में बैठे हैं सर, आप स्थितियां देखिए आकर के, जाम कितना लगा हुआ है, कितने पानी भरा हुआ है, लोग निकल नहीं सकते सर, और गड्ढे ऐसे हैं कि दुर्घटनाएं होती है सर। काम जब चलाते हो आप, जब चुनाव आते हैं सर पर चुनाव आते हैं, जब आप काम चलाते हो सर, तो आपको ये जनहित के जो मामले हैं ना, इनको देखना चाहिए सर। नकार रही है जनता आपको सर, इसमें कतई दो राय नहीं है, नकार रही है आपको जनता। मैं कलेक्ट्री से लेकर के एमआई रोड तक आया हूँ, 1 घंटा लगा है मुझे, और पूरा पानी भरा हुआ है। एक सिर्फ टिप्पणी जो पारिक साहब ये यशवर्धन जी, अब समय नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया आपकी बात विपक्ष की तरफ से। पारिक साहब एक बात वो कह रहे हैं कि सड़कों की हालत खराब है, युवाओं के रोजगार की हालत खराब है, चीनी भी अब गांव में इसका इम्पैक्ट आएगा। अब आप क्या सोच रहे हैं, मतलब 70 रुपए तक? महंगाई के बारे में आपको मालूम है 11.4 मुद्रास्फीति की दर थी। अगर महंगाई की दर थी वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे थी, और पूरे संसार में 5.2% महंगाई हुई, लेकिन अति महंगी तो चीनी तो कौन देखे, ये बात है। यही तो है। बाकी यशवर्धन जी मुस्कुराते रहिए, लेकिन धरातल पर जाएंगे तो जनता के बीच के सवाल भी होंगे, और उम्मीद है कि सरकार उन सवालों का जवाब भी खोजेगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरकार निकाय के रण में अब तैयारियों पर तेजी है, और आने वाले दिनों में और तेजी दिखाई देगी। वादे हैं, नारे हैं, और नारों के बीच में जनता की समस्याएं, उनका समाधान कब होगा, कैसे होगा, ये भी जनता पूछेगी। नमस्कार।